नमस्कार। इसी परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे ईएसआई एक्ट के चैप्टर 1 में सेक्शन 1 एंड 2 आते हैं। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 एंड 2 आते हैं। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस एक वीडियो मात्र से आपके एग्जाम के 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म बनने हैं। जो अभी मैं आपके सामने डिटेल लेके आऊंगा, आप उसे ध्यान में रखते हुए 1 से 2 बार देख लें और लास्ट स्लाइड जो आपके पास आएगा वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन दूंगा। सिर्फ उस स्लाइड से आपके एग्जाम के 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आने तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 एंड 2 के बारे में। सबसे पहले चैप्टर 1 का सेक्शन 1 एंड 2 देखेंगे और सेक्शन 1 क्या कहता है वो देखते हैं। सेक्शन 1 में सबसे पहले दिया गया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इन चीजों की चर्चा की गई है, परंतु इसमें है तो एक्ट में बहुत सारी चीजें, परंतु मैं आपके सामने सिर्फ इतना बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना निश्चित है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखे जाएंगे। यहां से सबसे पहला सेक्शन 1 का 1-1, 1-2, 1-3 आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहला कहता है 1-1, सेक्शन 1-1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। यहाँ से ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। सबसे पहले एक्ट की बात है, स्टार्टिंग एक्ट से होता है, इसलिए एक्ट की बात है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है नॉर्मली। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है दूसरा, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यह बात कहाँ कहा गया है कि ये कहाँ लागू होगा, किस क्षेत्र पर लागू होगा, तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। थर्ड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ कहता है कि डेट और डेट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के माध्यम से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका ये होगा कि यह क्या नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, तो यहाँ सही आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। आपके पास ऑप्शन में ईएसआईसी भी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट होंगे या लोकल बॉडी ईटीसी, इस तरह से होंगे, बट इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब 1 में इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं था, इसलिए मैंने 1-2 पॉइंट की चर्चा की। देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं, उसे देखते हैं। डेफिनेशंस यहाँ पर है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे एक्ट और डिपार्टमेंट में काफ़ी यूज में आते हैं, उस वर्ड्स के डेफिनेशंस दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैक्सिमम डेफिनेशन की चर्चा है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2-1 क्या कहता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। जहां भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड आएगा उसका क्या मतलब होगा, डेफिनेशंस क्या होंगे, तो यह दिया गया है 2-1 में। 2-2 कन्फाइनमेंट की बात करता है, इसी तरह 2-4 कंट्रीब्यूशन की बात करता है। अब आपको याद रखना आसान होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, 4%। कौन कौन देते हैं, तो 2 लोग देते हैं। कौन कौन, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, 2 लोग कंट्रीब्यूशन पे करते हैं और 4% करते हैं। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि 2% है और 4% है, तो 2 का 4 कौन सा है, सेक्शन 2 का 4 है, जिसमें कंट्रीब्यूशन की बात है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 में कॉर्पोरेशन की बात है कि कॉर्पोरेशन क्या होगा, निगम क्या होगा, इसके बारे में इसका डेफिनेशन दिया गया है 6 में, 2-6। नेक्स्ट है 2-6A, यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2-6A डिपेंडेंट की बात करता है कि कौन कौन से लोग डिपेंडेंट होंगे, आश्रित कौन कौन से होंगे। एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, असिस्टेंट के एग्जाम में, एसओसी के एग्जाम में भी, कि डिपेंडेंट की चर्चा या डिपेंडेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, तो 2-6A में। 2-6A कौन कौन से होते हैं इसमें, तो विडो यानी जो विधवा है उनकी, वो डिकेस्ड आईपी की। दूसरा विडोड मदर इफ हॉली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ आईपी एट द टाइम ऑफ डेथ, जिस समय आईपी की डेथ हुई उस पर जो आश्रित उनकी माँ होगी, विधवा माँ, यदि उन पर डिपेंडेंट थी उनके अर्निंग पर, तो वह भी डिपेंडेंट की श्रेणी में आएंगे। दूसरा, एन अनमैरिड इलिजिटिमेट डॉटर और अ डॉटर लेजिटिमेट
और एडॉप्टेड। एडॉप्टेड हो, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ये सारे डॉटर आएंगे। दूसरा, विडोड सिस्टर इफ अ माइनर। तीसरा है विडोड डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ भी ये इंपॉर्टेंट है, विडो डॉटर इन लॉ। दूसरा, अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्रीडिकेड सन, देख लो यहाँ सन की बात है। दूसरा, अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्रीडिकेड डॉटर, यानी सन या डॉटर दोनों के बच्चे यदि उसके माता पिता जीवित नहीं है, नो पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स जीवित नहीं है, तो बेटे के बच्चे या बेटी के बच्चे दोनों इसमें कवर्ड होते हैं डिपेंडेंट में। तीसरा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, पैटर्नल यानी दादा दादी, इफ नो पेरेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव, यदि फादर मदर जीवित नहीं हो तो दादा दादी भी उस पर आश्रित होंगे। इस तरह हमारा ये 26A का डेफिनेशन था। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके इनमें से किसी एक को दे करके पूछ दिया जाएगा ऑप्शन में, या डिपेंडेंट में शामिल होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशंस में ही 2 में 27, ये है 27 का ये ड्यूली अपॉइंटेड का मतलब क्या होता है। 28 कहता है एम्प्लॉयमेंट इंजूरी, 28 एम्प्लॉयमेंट इंजूरी। 9 है एम्प्लॉय का डेफिनेशन, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, खासकर एम्प्लॉयमेंट इंजूरी और एम्प्लॉय का डेफिनेशन कहाँ है। एम्प्लॉयमेंट इंजूरी पूछा जाएगा तो 28 एम्प्लॉयमेंट इंजूरी है, और 29 एम्प्लॉय की बात करता है, 29 एम्प्लॉय। फिर इसका रिवीजन भी हम करेंगे लास्ट में अभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय किसे बोलते हैं, जिसे एन एम्प्लॉय हु इज नॉट लिएबल टू पे द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। आपको पता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनका डेली वेज लेस देन 176 अमाउंट होता है पर डे, तो वह कंट्रीब्यूशन पेमेंट करने से उन्हें छूट दी जाती है, इसलिए उन्हें एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 211 में फैमिली की चर्चा की गई है, 211 में फैमिली और 212 में फैक्ट्री। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली में कौन कौन से काउंट होंगे, तो फैमिली में स्पाउस होंगे, माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड चाइल्ड होगा। दूसरा, कब तक होगा, रिसीविंग एजुकेशन, यदि एजुकेशन रिसीव कर रहा हो तो 21 साल, नहीं तो 18 साल। याद रहे, सन के केस में या तो 18 या 21, नॉर्मल केस में 18, यदि एजुकेशन ले रहा हो तो 21 ईयर तक। दूसरा, अनमैरिड डॉटर, डॉटर कभी भी जो फैमिली या डिपेंडेंट के केस जब आए तो वह अनमैरिड डॉटर हमेशा ही फैमिली और डिपेंडेंट दोनों कैटेगरी में आते हैं, टिल मैरिज। दूसरा है इन्फर्म चाइल्ड और डिपेंडेंट पेरेंट्स, ये सारे फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं, और यहाँ से हूबहू इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट 2018 के एग्जाम। नेक्स्ट है 212 फैक्ट्री का डेफिनेशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो 210, 211, 12 तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट ही रखे गए हैं। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय 210, 211 फैमिली। अब याद कैसे रखेंगे, फैमिली 11 यानी एक एक लोग मिल करके फैमिली बनाते हैं, एक एक यानी 11, तो 211 फैमिली का डेफिनेशन है। फैक्ट्री की बात करते हैं 212, 212, 12 मतलब बड़ा 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 फैक्ट्री बड़ा होता है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो 212 यानी 212 फैक्ट्री का डेफिनेशन है। फैक्ट्री दो तरह से कवर्ड होते हैं, एक तो 10 एम्प्लॉयज पर और एक 20 एम्प्लॉयज पर। 10 एम्प्लॉयज पे कौन होंगे, विद द एड ऑफ पावर, यदि पावर यूज हो रहा हो तो मात्र 10 लोग भी काम कर रहे हैं तो कवर्ड होगा, और विदाउट पावर यानी पावर नहीं यूज हो रहा है तो 20 लोग होंगे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 213 जो है इमीडिएट एम्प्लॉयर है। इमीडिएट एम्प्लॉयर के लिए यहाँ फॉन्ट का इशू है, आप यहाँ ना देखें, मैं आपको बताता हूँ इमीडिएट एम्प्लॉयर किसे कहते हैं। अगर एक कारखाने का मालिक यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर
क्या करता है, अपने कारखाने में किसी काम के लिए वो खुद से नहीं करवा करके किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, यानी ठेकेदार को। कॉन्ट्रैक्टर को यदि कोई काम दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर भी खुद नहीं करता है, वो किसी तीसरे स्टाफ को हायर कर लेता है। तो उस स्टाफ के लिए जो उसको रखा गया है, हमारे प्रीमाइसेस में रखा है लेकिन किसी और ने रखा है, तो जो उस समय उसको रखा है वो इमीडिएट एम्प्लॉयर होगा और हम उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहे जाएंगे। ठीक है, इस तरह इमीडिएट एम्प्लॉयर का डिफिनेशन कहाँ है, 213 में। 213 में। और 213A जो है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। नेक्स्ट 214 इंश्योर्ड पर्सन, बीमित व्यक्ति कौन होगा, इसकी चर्चा करता है 214, ये भी इंपॉर्टेंट है। 214 इंश्योर्ड पर्सन। 214A मैनेजिंग एजेंट, कंपनी को मैनेज करने वाले, उसके बारे में होता है। 214AA मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करता है। और 214B मिसकैरेज की बात करता है। मिसकैरेज वाले में एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, मिसकैरेज किस पीरियड में होता है, ड्यूरिंग द 26 वीक। 26 वीक 26 वीक के दौरान कभी भी मिसकैरेज होता है तो उसे मिसकैरेज, यहाँ मिसकैरेज के डेफिनेशन की श्रेणी में रखा जाएगा 14B के अंतर्गत। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योर्ड पर्सन किस में है, 14 है, क्योंकि हम इंश्योर्ड पर्सन के लिए मैक्सिमम काम ESIC करती है, इसलिए उसका डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। 214 में इंश्योर्ड पर्सन की बात कही गई है। नेक्स्ट है ऑक्युपायर। 215 ऑक्युपायर की बात करता है। 216 परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। 215B परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। यहाँ दो में डिफरेंस क्या क्या है वो देखते हैं। 15 है ऑक्युपायर, 15A है परमानेंट पार्शियल, और 15B कहता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। दोनों में डिफरेंस है 15A और 15B में, ये पार्शियल है और यहाँ टोटल डिसेबलमेंट है। नेक्स्ट 15C में पावर की बात कहा गया है, यानी कंपनी अपने पावर को किसी और को ट्रांसफर करती है तो वो किस हैसियत से काम करेगा, किस पावर से काम करेगा। शैल हैव द मीनिंग असाइंड इट ऑन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट है 216 प्रिस्क्राइब्ड है। 217 प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। 217 प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात करता है, जिसमें ऑनर होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है UTC के और असिस्टेंट के एग्जाम में भी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन कौन होंगे, कोई ऑनर होगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो सकता है, ऑक्युपायर भी हो सकता है, मैनेजिंग एजेंट, यानी किसी ऑनर ने किसी को मैनेज करने के लिए एजेंट को अपॉइंट किया है तो मैनेजिंग एजेंट भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिकेज्ड ऑनर और ऑक्युपायर, कोई ऑनर था यदि वो डेथ कर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहे जाएंगे। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे, ऑनर, ऑक्युपायर, मैनेजिंग एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन नेम्ड एज मैनेजर, यानी मैनेजर भी आएंगे, किसी को मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इतने लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं और वह 217 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन और शेड्यूल और सीजनल फैक्टर, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 218 रेगुलेशन, 219 शेड्यूल, 219A सीजनल फैक्ट्री। रेगुलेशन आपको पता है, जैसे हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं, फिर रूल्स है, फिर रेगुलेशंस है। शेड्यूल दिया गया है एक्ट के लास्ट में, जहां लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज वगैरह दिए गए हैं, लिस्ट ऑफ इंजरीज दिए गए हैं। और 19A कहता है सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री के कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ सभी क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं, जिसमें सबसे पहले दिया जाता है कि क्या सीमेंट फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्री होंगे, क्या लाह की फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्री होंगे, क्या कॉटन की फैक्ट्री होंगे, क्या शुगर की फैक्ट्री होंगे। तो यहाँ कुछ डिसाइडेड कुछ ग्राउंड है जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि सीजनल फैक्ट्री कौन है और कौन नहीं है। उसमें कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंडनट्स, कॉफी, इंडिगो, लाह, रबर, शुगर, टी, ये इनमें से कोई भी यदि इंडस्ट्री में शामिल हो और
ये पहला कंडीशन, इनमें से कोई ना कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है इंगेज्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 मंथ इन अ ईयर, यानी साल में 7 महीने से अधिक तक वो फैक्ट्री ना चले। यदि इनमें से ही कोई फैक्ट्री हो और 7 महीने से ज़्यादा वो सालों भर चले तो वो सीजनल फैक्ट्री नहीं कहे जाएंगे। तो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है इसके लिए सीजनल फैक्ट्री के लिए। पहले, इनमें से कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए और साल में 7 महीने से कम चलने चाहिए, तो वो सीजनल फैक्ट्री होंगे अंडर सेक्शन 219A। नेक्स्ट है 220 सिकनेस बेनिफिट की बात करता है और 221 टेम्पोररी डिसेबलमेंट की बात करता है। 222 वेजेज है और 223 वेज पीरियड है। यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिकनेस 220, 221 टेम्पोररी डिसेबलमेंट और 222 वेजेज। यदि इसमें से आप मुझे एक चुनने के लिए बोलेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेजेज का है, जो कि कई बार पूछा गया है। 222 2 2 2 2 2 2 यानी पैसे दो यानी वेजेज दो, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। 222 2 2 2 यानी क्या दो, पैसे दो वेजेज दो, इसलिए इसका डिफिनीशन हम बोल सकते हैं कि वेजेज का डिफिनीशन कहाँ है 222 2:22 में दिया गया है। इसमें क्या है, पेड और पेएबल इंक्लूड्स एनी पीरियड ऑफ ऑथोराइज लीव। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं इस पॉइंट से कि क्या ऑथोराइज लीव के टाइम पर उससे कोई पैसे दिए जाते थे, क्या वो वेज की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा, लॉकआउट के टाइम में भी, क्या स्ट्राइक के टाइम में भी, विच इज नॉट इलीगल और ले ऑफ। यदि कोई स्ट्राइक किया गया है और वो इलीगल नहीं है तो उस टाइम जो पैसे दिए जाएंगे वो भी वेज की कैटेगरी में आएंगे। अदर एडिशनल रिम्यूनरेशन इफ एनी पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स। नेक्स्ट देखते हैं, बट नॉट इंक्लूड, कौन कौन से हैं जो इंक्लूड नहीं किए जाते, ये भी इंपॉर्टेंट देने वाली बात है। पेंशन फंड में जो एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट किया जाता है वो कभी भी वेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी वेजेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। थर्ड वन, ग्रेजुएटी, जो ग्रेजुएटी पेड किए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा वो भी वेज की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए 222 वेजेस से रिलेटेड है, कौन कौन से वेज में शामिल होंगे कौन से शामिल नहीं होंगे। खासकर एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 222 सेक्शन की वेज का डिफिनीशन कहाँ दिया गया है, तो 222 में। एसएसओ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या ट्रैवलिंग अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ वेजेज, यस और नो, ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम सेकेंड लास्ट के पास आ गए हैं। 2A, सेक्शन 2A है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम एक लाइन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे लिए अवेटेड था, जहाँ की क्रिस्प दिया गया है। आप इस स्लाइड को देख लेंगे, फिर आपको अलग से कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 से सिर्फ और सिर्फ इतने ही आपको याद रखने हैं। इस स्लाइड को आप यदि याद रखते हो तो आपके एग्जाम के 2 से 3 क्वेश्चन यूं ही आपसे कंफर्म बन जाएंगे। देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला आपके सामने सेक्शन और प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन और प्रोविजन में क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दिए गए हैं। 1.3 सेक्शन 1.3 क्या कहता है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाएगा कि नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। किस दिन से, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन से। अंडर सेक्शन तो 1.3, यहाँ 3 क्वेश्चन है। दूसरा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होंगे, किस में है, तो 2.1 में है। उसी तरह 2.4 कंट्रीब्यूशन की बात करता है, आपको मैंने बताया था 2 लोग मिलकर 4% देते हैं, ऐसे याद रखना है तो इसको। दूसरा 2.8 एम्प्लॉयमेंट इंजुरी है। 2.9 एम्प्लॉय की बात करता है। दूसरा 2.10 एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। 2.11 फैमिली। 2.12 फैक्ट्री। 2.13 इमीडिएट एम्प्लॉयर। 2.14 इंश्योर्ड पर्सन। 2.17 प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। 2.18 रेगुलेशन। 2.19 शेड्यूल। 2.19A सीजनल फैक्ट्री और 2.21 डिसेबलमेंट बेनिफिट। 2.22 वेजेज। इतने सेक्शन यदि याद रखते हैं, आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे, एक बार नोट डाउन कर लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपसे ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस 20 से 25 मिनट के वीडियो के बाद आप अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर सिक्योर करने के लिए इनफ पढ़ाई कर चुके हैं। थैंक यू। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।